वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए क्लासेस एंड सीएमए प्रैक्टिकल क्लासेस। आज हम टीडीएस पे कंसंट्रेट करेंगे और स्पेशली सेक्शंस 194A, 194C एंड H, इन पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि ये थोड़े से सेक्शंस हम पढ़ा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हम पूरा एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज भी डालेंगे छोटी छोटी, जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। तो जिसको मेरी वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राइट में बेल आइकन है, उसको दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। तो देखिए, बैंक क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो आपको क्या देता है? अगर आप कोई पैसा जमा करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, और अगर आप कोई पैसा लेते हो तो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक आपका जो दिया हुआ पैसा है उस पर इंटरेस्ट देगा। अब बैंक में पैसा हम कैसे कैसे जमा करते हैं? एक हमारा होता है सेविंग अकाउंट। अगर हम बचपन की याददाश्त ताजा करें तो एक हमारे पास है सेविंग अकाउंट, एक हमारे पास है, दूसरा क्या कह रहा था वो? यस, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और फिक्स्ड या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, यहां बात समझ में आती है? तो बैंक ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आपके जो जमा करा हुआ पैसा है उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, सेविंग में तो लोग ज़्यादा रखते नहीं है, 3-3.5% तक का इंटरेस्ट इस पर मिलता है, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक। कई बैंक इसको 6% तक ले जाते हैं। ठीक है, तो वो 6% का उनका क्या मतलब है? वो एक एफडी के अंदर आपके पैसे को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट का क्या मतलब है? कोई बताएगा रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब मुझे? सुबह मैंने बताया भी था आपको शायद। राइट, रिकरिंग मतलब रिकर कर रहा है, जो बार बार हो रहा है, जो बार बार हो रहा है वो ही रिकरिंग है। सपोज करिए मैंने बैंक में कहा कि मेरे को जो है अप्रैल में आपके यहाँ पे 10,000 रुपये जमा करने हैं। ठीक है बेटा, फिर मई में 20,000, जून में 10,000, जुलाई में 15,000। तो दिस इज अ रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार डिपॉजिट कर रहे हो। इट मे बी इक्वल, इट मे बी अनइक्वल। ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जनरली हम इक्वल डिपॉजिट की बात करते हैं, आराम से भाई मेरे अकाउंट में जमा होता है, मैं आऊंगा जमा करूंगा, मैं आऊंगा। हमारे लिए भी आसान होता है समझना, बैंक के लिए भी आसान होता है समझना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट कर देते हैं। चाहे तो 10,000 की ही फिगर आए तो हर महीने क्या करेंगे? फिर हम 10,000 लगाएंगे, फिर हर महीने क्या करेंगे? हम 10,000 लगाएंगे। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? अब रिकरिंग डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो बैंक साल के आखिर में जाके कहता है भाई आपके सपोज हमारे पास 1,00,000 रुपए जमा हुए। ठीक है, 1,00,000 रुपए जब जमा होंगे तो पूरे साल का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब पूरे साल का ब्याज का रेट सपोज करिए 8% है, तो कितना ब्याज मिलेगा? पक्का 8,000 मिलेगा? नहीं, कम मिलेगा। कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि आपने हर महीने में लगाए हैं पैसे, आपने एक बार में तो लगाए नहीं थे जो पूरे साल का मिलेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड अ रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी बताता हूं, इसीलिए मैंने कहा हम छोटा सा टॉपिक ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आई विल टेल यू द रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो मिलेगा आपको 1,00,000 पे 8%, वो 8,000 नहीं मिलेगा, वो कम मिलेगा। मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, चीजों को समझना भी जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता? मैंने 1,00,000 रुपए सपोज करिए 1 अप्रैल को दे दिए, 1/4/2022, तो 31/3/2023 तक ये पूरा एक साल होता है। ठीक है, तो इस एक साल पे मेरे को सपोज मैंने वहां पे 1,00,000 रुपए जमा कर दिए, मुझे 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। तो कितना मिलेगा मेरे को? 7,500 रुपीज। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं हो गई? अब इसका टीडीएस से क्या लेना देना है अभी नहीं है, अभी आएगा टीडीएस का रूल। ठीक है, पहले मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सिखा रहा हूँ जिससे कि चीजें भी समझ में आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो एक सेविंग हो गया 3-3.5% पे,
ठीक है, उसका क्या है, पहले बैंक कहता था 10 तारीख को जो आपका मिनिमम बैलेंस होगा 1 से 10 के बीच में, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। फिर बाद में आरबीआई ने कह दिया नहीं भाई, आप पर डे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना, आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, हर बंदे का जितने दिन पैसा रहा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो वो डे वाइज कैलकुलेट करता है आज की डेट में। ठीक है, हम करने बैठेंगे, हमें बहुत टाइम लगेगा, बट वी कैन डू, एक्सेल पे हम कर सकते हैं। ठीक है, बट उस पर बैंक अपने हिसाब से फिर 3-3.5% जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का, उस पर आपको देता है। रिकरिंग में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करते हो, इट कैन बी अ फिक्स्ड रिकरिंग, इट कैन बी अ डिफरेंट रिकरिंग, जब आपको जरूरत पड़ी आपने पैसा जमा कर दिया उसके अंदर। ठीक है, और एक हो गया आपका फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इस पे कैलकुलेशन बहुत आसान है, पूरे साल का 1% पे आ गया। इस पे बैंक अपने हिसाब से डेली बेसिस पे जो भी फिगर्स चेंज होती है उसके हिसाब से डेली बेस का इंटरेस्ट निकाल लेता है, और ये साल का है, ये ध्यान रखिएगा, पर एनम, ये पर मंथ नहीं है। मार्केट में बहुत महंगा ब्याज है, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, 30% महीना। ठीक है, तो वो जो लोगों को लूटते हैं लोग, वो 30-30% तक लेते हैं, तो ठीक नहीं होता, ना लेना ना देना। तो यहाँ पे बैंक का एक सिंपल सीधा साधा है कि भाई हमारे को सेविंग में ये मिलेगा, रिकरिंग में ये मिलेगा, और फिक्स में हमें एक फिक्स अमाउंट पे परसेंटेज मिलती है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। मैंने 9 महीने रखा होता अगर इस पैसे को, तो इसको हम 9/12 कर देते, 9 मंथ का निकल आता मेरा। ठीक है, अगर मैंने ये 8 महीने के लिए रखा तो 8/12 हो जाता, वो डिपेंड करता है। डे वाइज होता, कुछ दिन होते, सपोज 261 दिन होते तो 261/365 हो जाता, तो वो डे वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये थोड़ा आसान होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड बैंक करता है। रिकरिंग का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर बैंक क्या काटेगा वो एक सेपरेट तरीका है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, या आपने देखा होगा, अगर बच्चों ने पढ़ा है, याद आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद है पार्टनरशिप के अंदर, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, समझ लीजिए। ठीक है, आपने 1 अप्रैल को पैसा जमा किया, कितना, सपोज करिए 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट को ही कर रहे हो, लास्ट को भी कर सकते हैं, इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमने 1 अप्रैल का फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं कैलकुलेशन की वजह से, अगर हम बीच का ले लेंगे, कोई और डेट ले लेंगे तो दिक्कत होगी, तो हमने क्या करा, फर्स्ट और लास्ट ले लिया इसको, तो हम ध्यान देते हैं। तो 1 अप्रैल ले लिया हमने, उसके बाद 31 मई ले लिया 25,000, ये हमने जमा कराया, ये आरडी में हम जमा करा रहे हैं, हमारी रिकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, उसके बाद हमने जून में लिया, जून 30th, कितना जमा कराया, बोलिए क्या कराऊं जमा, 20,000 कर दूं, ठीक है। उसके बाद जुलाई 1 में कर दिया, चलो 15,000 यहाँ जमा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बीच में कुछ टाइम नहीं करा, फिर हमने दिसंबर में करा 31 में 50,000 जमा कर दिए, कैन बी डन, मेरे पास आए पैसे, मैंने इकट्ठे कर दिए। उसके बाद मैंने फरवरी में कर दिए, फरवरी 1 में कर दिए, हाउ मच अमाउंट, सपोज 10,000 कर दिए, और एक मैंने मार्च 31 में करे, सपोज 20,000। तो अगर हमें याद होगा तो हमने एक प्रोडक्ट मेथड करा था, तो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से ये पैसा कितने दिन रहा, टाइम कितने दिन रहा बैंक में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने। 31 मई वाला गुड, जून 30 वाला, जुलाई 1 वाला, दिसंबर 31 वाला, क्लियर, अच्छी तरीके से। तो यहां पे हम इसका एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 12 2 24, मैं पीछे की 3 जीरो को छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में ₹000 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कितना हो गया, 240, ये 250, ये 180, ये 135, ये
ये टोटल बताइए कितना हुआ? 005, 4 5 9 8 17, 3 20, 25, 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन? सही है कैलकुलेशन? गलती ना करना बेटा, दोबारा चेक कर लो। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सपोज करिए एक फिगर हम लेते हैं इंटरेस्ट की 12%। मैं 12 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नीचे कई बार ना 12 आ जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने में आसानी होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? प्रोडक्ट कितना है मेरा? 1155 और 000, ठीक है, इंटू 12%, मतलब 12/100 इंटू कितने महीने के लिए? ये कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब एक बच्चा सिर्फ एक कैलकुलेशन में लग जाओ, सिर्फ एक कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे जो भी कर सकते हो। 20,000 का 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो 12% पे, अलग से कॉपी पे कैलकुलेट करो। कौन लेगा इसकी कैलकुलेशन? अलग से निकालिए इसको। 12, हाँ, मतलब 20,000 पे 12% 12 महीने का, 25,000 पे 12% 10 महीने का, 20,000 पे 12% 9 महीने का, 15,000 पे 12% 9 महीने का, ऐसे। क्योंकि इसका मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। एक बंदा साइड में कर सकता है, साइड में बैठ के करते हो, बाकी सब मत करो। ठीक है, करण तुम कर सकते हो, कॉपी ले लो, कॉपी पे करके रखो फटाफट अलग अलग। मेंटली भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं बार बार कॉपी की जरूरत पड़े। खैर, मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, या आप बाद में करके दीदी चेक कर लेना। हम ये कहते हैं कि 20,000 रुपए पे 12 महीने का ब्याज, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ ये आपको पार्टनरशिप वगैरह या किसी भी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। हम ये कहते हैं 20,000 रुपए पे 12 महीने का ब्याज 12% पे, मैं ये कहता हूं 20,000 रुपए पे 12 महीने का ब्याज, ठीक है, 12 महीने ईयर में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया। अब 12% सालाना है, ये जो है बराबर है किसके? 20,000 इंटू 12 पे एक महीने का ब्याज 12%। अब मेरे लॉजिक को समझिए, मैं ये कहता हूं, आप यही करते हैं ना, 20,000 रुपए पे 12 महीने का ब्याज निकालते, तो 12 महीने को पहले ईयर में कन्वर्ट करते, 12/12, यही सिखाया हमने बचपन में भाई। PRT सिखाया ना आपने, ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, और ये रेट हो गया। PTR कर लो, PRT कर लो, एक ही बात है। ठीक है, आपने यही सीखा ना बचपन से। इसका मैं कैलकुलेशन का मेथड समझाऊं कि आपको समझ में क्या आएगा, कैसे आएगा। तो आप क्या करते हो, PTR, प्रिंसिपल टाइम रेट, तो हमारा प्रिंसिपल ये टाइम 12 महीने था, पर क्योंकि रेट ईयरली है इसलिए टाइम को भी ईयर में कन्वर्ट करा गया। ठीक, क्योंकि रेट ईयरली है इसलिए टाइम को ईयर में कन्वर्ट करा गया। तो हमने क्या करा, ये हम कर रहे हैं, हमने इसमें से 12/100 अलग करा और 1/12 कर दिया, और 20,000 को 12 से गुणा कर दिया। ठीक, फिर 25,000 को 10 से कर दिया, फिर 20,000 को 9 से कर दिया, फिर 15,000 को 9 से कर दिया, फिर 50,000 को 3 से कर दिया। तो ये हमारा क्या निकलता है, एक महीने का अमाउंट, एक महीने का अमाउंट जो आया हमारा 11,55,000। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस पे हम 12 महीने का ब्याज निकालें 12% पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर हम 20,000 पे 20,000 पे 12 मंथ का इंटरेस्ट निकालें, फिर 25,000 पे 10 मंथ का इंटरेस्ट निकालें 12% रेट पे ही, और 20,000 पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालें 12% रेट पे ही, और इन सब का अगर हम टोटल करें तो वो किसके बराबर होगा? 11,55,000 पे एक महीने के ब्याज के बराबर होगा। ये सीखा है कभी आपने? पढ़ा तो है, दिमाग लगाया? अब तो नहीं लगाया, अभी समझ में आया? नहीं आया?
क्या देखो 20,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, 12% पे निकाल लो, कोई कंफ्यूजन? इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं, कैन आई डू इन ब्रैकेट और नॉट? तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 12 दूनी 24, 2,40,000 पे 12/100 और 1 महीने का ब्याज, हाँ या ना? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अब जब सबको मैं ये लिख लूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा सब में, 12/100 इंटू 1/12 तो सब में कॉमन आ रहा है ना, हाँ या ना? जब मैं प्लस करूंगा सबको तो ये कॉमन है, कॉमन को कॉमन कर लिया और बाकी सबको प्लस कर लिया। मैंने यही तो करा है, मैंने इन सब का जो प्रोडक्ट था उसको प्लस कर लिया, जो मैं यहां कर रहा हूं, और ये कॉमन कर दिया, आ गया ना इधर। मैथ्स तो पढ़ी है बेटा, मैथ्स का एप्लीकेशन है। बात समझ में आई, हाँ या ना? क्या करा हमने? इसको इंडिविजुअल निकालने की बजाय प्रोडक्ट मेथड में इन सब का टोटल करके 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अगर मैं ये डेज से मल्टीप्लाई करता तो दिन में कन्वर्ट हो जाता, फिर मुझे यहाँ पे 1/365 लेना पड़ता, क्योंकि ये फिगर बढ़ जाती, ये फिगर क्योंकि डेज से मल्टीप्लाई होती बड़ी हो जाती, फिर मुझे डेज से डिवाइड करना पड़ता। क्लियर? लॉजिक समझ में आया अच्छी तरह से? तो रिकरिंग डिपॉजिट पे इस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाता है। क्लियर? अब हम तो खैर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें टीडीएस सीखना, तो इसकी क्या जरूरत है? प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको क्या जरूरत है, प्रॉब्लम ये कि अगर आप किसी चीज को समझ रहे हैं तो उसके अंदर की चीजों को भी एक बार आप ढंग से समझ लें। ठीक है? कभी कल को आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने कहा यार हमने एफडियां ऐसे ऐसे बनवाई है, आरडी बनवाई है, मुझे तो नहीं लग रहा सही इन्होंने कैलकुलेट किया है, और अगर आपको वहां पे ये मेथड पता है, याद है, तो आपको कहा सर मुझे थोड़ी सी देर दीजिए, आप कैलकुलेट करके उनके सामने जब लेके जाओगे सर दिस इज द मेथड, सही करा है उन्होंने या उनका गलत है, तो क्या होगा? आपके लिए वाहवाही होगी ना, और हमें जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ भी होती है, वैल्यू भी बढ़ती है और एक्लेमेशन भी होता है हमारा। क्लियर? तो ये आपकी नॉलेज लेवल को एनहांस कर रहा है। एक सीए इंटेलिजेंट क्यों होता है? क्योंकि वो ये सब चीजें जानता है, पढ़ के भी आता है, पढ़ता भी रहता है, अपने आप को अपग्रेड भी करता रहता है। ठीक है कि नहीं है? बाकी लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अरे यार ये हमारा काम नहीं है, सीए साहब करेंगे, ये तो सीए साहब करते हैं, ये तो वहां से होता है, ये तो हम करते ही नहीं है। क्यों? दे वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम दैट वर्क। तो जब हम किसी काम से पीछे हटते हैं, लर्निंग नहीं करते, तो क्या होता है, हमारी ग्रोथ डाउन होनी शुरू हो जाती है। जब मैं कुछ नया लर्न नहीं करूंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसा बाजुओं का ताकत का नहीं मिलता, पैसा इसका मिलता है, दिमाग का। अगर आपका दिमाग मजबूत है आप पैसा कमाओगे, ठीक है? और आपका दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता तो पैसा कम कमाओगे। मजदूर सुबह शाम तक बेचारा मशीन चलाता है, सड़क बनाता है, कुछ भी करता है, क्या पैसा मिलता है? और वहीं एक साहब आते हैं, अरे ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो, 10 लाख रुपए ले जाते हैं महीने के। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप क्या करें, अपने दिमाग को मजबूत बनाएं और लर्निंग करते रहे। ये समझ में आ गया? शुड वी कम ऑन द टीडीएस पार्ट? रब कर दूं बेटा इसको, फोटो खींच दो अगर खींचनी है तो क्योंकि मैं रब करने वाला हूं इसको। ठीक है? अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा कि ये टीडीएस क्यों काटा जाता है? हाँ बोलो बेटा, क्या चीज? कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, वो तो एक कैलकुलेशन है, इट कैन बी, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, मेंटली कर रहा था। ठीक है? कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ठीक है? एक कॉरिगेंडम डाल देना बेटा नीचे वीडियो में अगर गलती होती है तो, कि भाई हमसे कैलकुलेशन गलत होगी। अब मेरा लॉजिक क्या कहता है आपको यहाँ पे कि बैंक आपसे टीडीएस काटता है। अब ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गई, बैंक कौन कौन से इंटरेस्ट देता है, सेविंग पे अलग इंटरेस्ट देता है, रिकरिंग पे अलग देता है,
टर्म डिपॉजिट पे या फिक्स डिपॉजिट पे अलग देता है। तो बैंक हमसे, ये टीडीएस का क्या चक्कर है, क्या चक्कर है? अब यहां समझिए क्या है, ये गवर्नमेंट है, इसको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। ये कौन है? हाँ, ये तुम हो। ठीक है। और ये क्या है? ये बैंक है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? आपसे पैसा लेना और फिर आपके द्वारा ये जो बिजनेसेस हैं इनको पैसा देना, ठीक। आपसे पैसा लेते हैं सेविंग पे, रिकरिंग पे, एफडी पे, आपको एक इंटरेस्ट देते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इट कैन नॉट बी, मतलब कोशिश करिएगा कि हो सकता है सही हो नहीं हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 7% रिकरिंग पे आपको लगभग 6-6.5% मान लीजिए, सेविंग पे 3-3.5% दिया। जब ये लोन देते हैं तो लोन की रेंज क्या होती है? जैसे हाउसिंग लोन लगभग 9% के आसपास है आज की डेट में। एमएसएमई लोन है, ठीक है, उसका रेट क्या है? 10% के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, लगभग। उसके बाद कार लोन्स हैं, सेफेस्ट लोन में है तो 9% के आसपास, 9 से 10 के बीच में आता है, ठीक है। अब जैसी आप उन प्रोडक्ट में पहुंचते हो जिनमें रिस्क ज्यादा है, ठीक है, जैसे अनसिक्योर्ड, ठीक है, तो इनमें रेट आपका बढ़ के 12-13 से लेके कहां तक पहुंचता है? इट कैन गो अराउंड टू 24%, डिपेंड कि आप किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, ठीक है बेटा। तो बैंक क्या करता है? आपसे पैसा लेता है और इनको उधार देता है, ठीक है। बैंक आपसे पैसा लेके इनको उधार देता है। अब ये एक अलग एरिया है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ये स्प्रेड होता है, मैंने हल्का सा एग्जांपल दिया। अब बैंक क्या करता है? बैंक के लिए क्या है? आपको देने वाला पार्ट जो है वो क्या है उसके लिए? अगर मैं P&L बनाऊं बैंक का, तो ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज अ इनकम एंड दिस पार्ट इज अ एक्सपेंस, ठीक है। तो बैंक कहता है जो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं वो मेरे लिए खर्चा है और जो मैं इनसे चार्ज कर रहा हूं वो मेरे लिए इनकम है। इनकम ऑब्वियसली बात है ज्यादा परसेंटेज पे है और आपको कम दे रहा है, तो वो जो स्प्रेड है, वो जो डिफरेंस है, वही उसकी कमाई है। बैंक इसीलिए तो फ्लरिश कर रहे हैं। अच्छा, नुकसान भी होता है, बैड डेट भी होता है, लोग पैसा ही मार लेते हैं। हम सबको बहुत सारे केसेस पता है जिसमें बैंकों का पैसा बहुत ज्यादा मर गया, ठीक है। तो वो जो गैप है, जो नुकसान हो सकता है, बैंक उसी की वजह से अपना ये रेट थोड़ा सा ज्यादा रखता है। बट बैंक इज मूविंग ऑन। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? मुझे मुझे क्या है, अलग अलग कामों के लिए पैसा चाहिए तो मुझे टैक्स वसूलना है, ठीक है। अब ये मिस्टर ए हैं, ये कहते हैं आई हैव डिपॉजिटेड 10 लाख इनटू द बैंक in FD at the rate 7% per annum. Now what is the amount of interest? उसने कहा मैंने 10 लाख रुपया FD में 7% पर एनम के हिसाब से जमा कर दिया भाई साहब, तो मुझे क्या पैसा मिलेगा बताइए? 70,000 मिलेगा, ठीक, राइट और नॉट? अब हमारे पास गवर्नमेंट ने कहा भाई 70,000 का मतलब, तो बंदे ने अगर 10 लाख की एफडी करी है तो यार बड़ा आदमी, छोटा तो है नहीं, तो खाली यही कमाई तो करने होगा, और भी कहीं से कमाई कर रहा होगा भाई। जो 10 लाख रुपए अपना लगा के बैठा है, इसका मतलब कमाई तो और भी होगी उसकी। तो आप एक काम करो, हम ये मान के चलते हैं कि जो बंदा 40,000 रुपए तक इंटरेस्ट कमा रहा है वो छोटा आदमी है। अब 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट कौन कमा रहा होगा? 40,000 डिवाइड बाय, कैलकुलेट करना बेटा, सपोज 7% पे करते हैं, 40,000 डिवाइड बाय 7%, 7 इंटू 100 करो, देखना इतना ही आ रहा होगा आपका। इतना ही है, ठीक है।
तो वो कहता है किसी ने अगर 7% का रेट चल रहा है और 5,71,430 रुपये जमा करें तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास उसका ब्याज बैठेगा। अगर 40,000 से नीचे बैठा, 40,000 से नीचे बैठा तो वो भाई छोटा आदमी है, उसके पास बहुत ज़्यादा कमाई का साधन नहीं है, तो छोटा मोटा अमाउंट है। गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया। किस बेसिस पे डिसाइड किया? उनके अपने सर्वेज होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि ये आदमी बहुत ज़्यादा कमाई वाला नहीं है, नॉर्मल भी आदमी 5-6 लाख रुपए तो बचा लेता है। भाई आप देखिए ना, गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की तो इनकम टैक्स फ्री करी दी है ना, 2.5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं। उसके बाद जो 12,500 का टैक्स होता है 5 लाख तक जो कैलकुलेट होता है 5% के हिसाब से, उसको भी 87A में वो छूट पे दे देती है। तो गवर्नमेंट कहती है 5 लाख तक तो आदमी कमाता है, अगर मान लो 2-2 लाख भी बचा रहा होगा, ठीक है, तो भी 2 साल 3 साल के अंदर अपना इतना पैसा तो जोड़ ही सकता है ना। तो अगर उसको उस पर ब्याज मिले तो वो भी छोटा आदमी। तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है? उसके ब्याज पे टैक्स ना काटा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में 70-80% केसेस में ये वो लोग होंगे जिनको वापस देना पड़ेगा हमें पैसा रिफंड का, अगर हम टैक्स काट लेंगे तो। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं होगी, हमने तो टैक्स काट लिया। अब देखो 40,000 पे टैक्स का प्रोविजन कितना है? 10%। भाई टीडीएस रेट क्या है? 10%। तो हमने अगर 40,000 पे 10% काटा तो 4,000 कट गया। वो बंदा चीखेगा, चिल्लाएगा, रिटर्न भरेगा, फिर कहेगा यार मेरा तो पैसा कट गया ज्यादा। तो हम ऐसे लोगों को क्यों परेशान करें? गवर्नमेंट का बेसिक लॉजिक कभी किसी को परेशान करना नहीं होता। अपना पैसा नहीं छोड़ती गवर्नमेंट, लेकिन वो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। वो कहती है हम उनसे ही पैसा लेंगे जो उसको देने लायक हो, जो देश की उन्नति में पैसा दे सकते हैं, हम उन्हीं से पैसा वसूलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये छोटे लोग हैं जिनकी इतनी से एफडी कम है, अगर रेट ये है तो उसने कहा भाई अब एफडी और रेट को कौन डिफाइन करेगा, छोड़ो ना। बैंकों का सिंपल सा एक फंडा याद रखो यार, अगर किसी का 40,000 से नीचे एफडी का ब्याज आ रहा है, डिपॉजिट का ब्याज आ रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी का आ रहा है, सेविंग को छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, तो आप एक काम करो, उनका टीडीएस मत काटो। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ रहा है, जैसे इन वाले केस में 70,000 है, तो बैंक आपको क्या करेगा? 7,000 काटेगा और आपके अकाउंट में कितना पैसा डाल देगा? 63,000। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो आपके लिए इनकम क्या है? 63 या 70? हाँ भाई, इनकम क्या है? 63। किसने बोला? किसके मुंह से आवाज निकली थी? निकली तो थी, तुम्हारे मुंह से निकली थी बेटा, इतना तो मुझे भी याद है, एक उंगलियां उठाते रहते एक दूसरे के ऊपर। तो 70,000, तो मेरी इनकम 70,000 थी, उसी पे तो 10% कटा, कट के मुझे पैसा मिला और ये पैसा मेरे पैन में चला गया। तो जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब उस केस में मैं अपना ये 7,000 रुपये अगर मेरा निकल रहा होगा तो मैं वापस क्लेम कर लूंगा। और जो मेरे को लगता है ज्यादा देना पड़ेगा, आप कहोगे ज्यादा क्यों देना पड़ेगा? ज्यादा क्यों देना पड़ेगा? टीडीएस काट ले तो। कई लोग हमारे पास आते हैं, सर काट तो लिया टीडीएस, आप तो टैक्स जमा करा रहे हो, वहां तो टीडीएस कट गया हमारा, अब आप और जमा करा रहे हो, हम तो सोच रहे टीडीएस वापस मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं रिटर्न फाइल कराने, कहते हैं सर एक तो टीडीएस कट गया, हमें तो वापस दिला दो, आप कह रहे हो जी और जमा करना पड़ेगा। तो हम उनको समझाते हैं सर आप जो है अगर 10% के ब्रैकेट में हो तो आपका सही कटा है, अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो निल में हूं, यानी कि मैं तो टैक्स से नहीं जा रहा, तो आपको वापस मिलेगा। और अगर आप 10% के ब्रैकेट में हो तो 10 ही कटा ना, तो बराबर हो गया, फिर काय को मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 20% के ब्रैकेट में हो तो कटा कितना, लेकिन जाना कितना था? 14, तो 7 और जमा कर दो भाई सर। और अगर 30% के ब्रैकेट में हो तो क्या होगा? कटा कितना? 7, आना कितना था? 21, तो 14 और जमा कर दो। आप लॉजिक समझे? हाँ, रिफंड तब होगा जब आपका 0% पे आपकी लायबिलिटी आ रही है, यानी कि आप टैक्स दे ही नहीं रहे गवर्नमेंट को। मैं बताता हूँ आपकी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। समझिए क्या होगा, इनकी इनकम है 4.5 लाख, ऑब्वियस सी बात है टैक्स तो जाएगा नहीं, 0 रिटर्न है। लेकिन इनके पापा ने, मम्मी ने इनको पैसा ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने उठा के 10 लाख की एफडी बना दी। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? या तुमने 4 साल में इतना कमा लिया, कुछ खर्चा ही नहीं था भाई, 4 लाख कमा रहे हो, 50,000 घर के माँ बाप के साथ ही रह रहे हो, अपना सारा पैसा एफडी में लगा दिया तुमने, 2 साल के अंदर ही 9 लाख हो गए तुम्हारे पास, हो गए। अब 9 लाख पे कितना टीडीएस बना तुम्हारा, इंटरेस्ट कितना बना? 7 निम 7 9 63, 63 इज मोर देन दिस 40,000, यस और नो? तो टीडीएस कटेगा आपका,
कितना कटेगा? 6,300। अब आप क्या करोगे? आपने रिटर्न फाइल करोगे, लेकिन वहां पे क्योंकि आपकी इनकम कम है, कितनी? सपोज आप इनकम किससे कमाते थे? सैलरी में। आपकी सैलरी की इनकम है 450। 450 में जैसे ही आपने 63 जोड़ा, आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर कूद गई, तो आपको 12,500 की छूट नहीं मिलेगी, ठीक? और आपके पास से टैक्स जाएगा उल्टा। और लेकिन कहीं आपकी इनकम 4 लाख थी और ये 63 जुड़ने के बाद आपकी कितनी हो गई? 463, तो अभी भी आप टैक्सेबल इनकम से नीचे हो। तब क्या करोगे? आप कहोगे जी मेरा 4,63,000 मेरी टोटल इनकम हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस टीडीएस को रिफंड के रूप में क्लेम करूंगा। आप अपना बैंक अकाउंट दोगे, वैलिडेट करोगे आईटी पोर्टल पे और रिटर्न फाइल करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, हफ्ता 10 दिन महीना आपको पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं आपकी इनकम टैक्सेबल हुई तो पहले ही ब्रैकेट 10% का है हमारा। नई रिजीम में नहीं जा रहे, तो हम पुराने रिजीम की बात करें। इस पर भी एक मैं अलग से लेक्चर दूंगा, नई रिजीम और पुराने रिजीम। तो क्या होगा? आपको जमा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको रिटर्न फाइल आपने 31 जुलाई से पहले कर दी, यानी कि रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले कर दी, और आपका रिफंड बनता है, ठीक है, और आपके पास रिफंड आता है, तो बेटा उसके अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई का सबका ब्याज मिलेगा 1% प्रति माह, 234D, आधा % पर मंथ, नॉट मोर देन हाफ एन %, ठीक है? तो फाइल कर, अगर भर देते हो 31 जुलाई से पहले तो 4 महीने का मिलेगा। और आपने अगर 1 अगस्त को फाइल करी, अगस्त में जाके फाइल करी या सितंबर में करी, तो पहले तो नहीं, पहले तो पेनल्टी दोगे जो 1,000 या 5,000 या 10,000 की जो गवर्नमेंट ने बनाई है, प्लस आपको रिफंड तो मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन 31 जुलाई तक का नहीं मिलेगा, फिर 1 ही महीने का मिलेगा। यानी कि जिस दिन आप फाइल करोगे उससे जब तक गवर्नमेंट आपको वापस देगी पैसा तब। तो इसलिए गवर्नमेंट बार बार कहती है कि 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है। तो हर किसी का टारगेट है। टारगेट क्या है कि भाई मेरे को इस समय पैसा चाहिए। अगर 31 जुलाई तक गवर्नमेंट को पता है लोग रिटर्न फाइल करके पैसा भी दे देंगे जिनका बनता है, और रिटर्न फाइल होगी तो टेंशन भी खत्म ना। पैसा आना, पैसा ले लिया हमने, अरे भाई तुम्हें इंटरेस्ट भी दे देंगे, तुम लेके जाओ ना, 4 महीने का देंगे ना, तुम रिटर्न तो टाइम पे फाइल करो। गवर्नमेंट क्या चाहती है? हर आदमी अपने काम को टाइम पे करे। टाइम पे काम को करेगा तो उससे क्या फायदा होगा? आगे उनको भी प्लानिंग करने में आसानी होगी। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? तो अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल करी तो आपका रिफंड ऑटोमेटिक आएगा। सपोज किसी भी कारणवश, कई बार होता है प्रोसेसिंग रिटर्न की 1-1, 6-6 महीने, साल भर रुक जाती है, ठीक है? तो अगर आपने 31 जुलाई से पहले फाइल करी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपने मान लो अगस्त में फाइल करी तो वो जुलाई तक का तो मिलेगा ही नहीं, फिर अगस्त के बाद जब तक आपकी रिटर्न फाइनल होगी तब तक का ब्याज मिलेगा। क्लियर? हाँ, हाँ, तो क्या कहते हैं, उस रिफंड में से माइनस हो जाएगा वो चार्जेस, या फिर हमें जमा करना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि सपोज आपका 7,000 रिफंड बनना और 1,000 की पेनल्टी है, तो कट के 6,000 का रिफंड बनेगा ऑटोमेटिक। गवर्नमेंट आपसे जमा नहीं करवाएगी, लेकिन आपका है ही नहीं तो 1,000 जमा कराना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल कर। हाँ, एक मिनट, मैं इनका क्वेश्चन भी रिपीट कर दूं, क्योंकि ऑनलाइन जो सुन रहे होंगे उनको क्वेश्चन नहीं पता लगा होगा, आवाज तो मेरी जा रही है। तो इनका एक क्वेश्चन था बड़ा अच्छा रेज, कि सपोज करिए मेरा 7,000 का रिफंड बन रहा था, और क्योंकि मैंने रिटर्न फाइलिंग लेट करी तो मेरा 1,000 का उस पर 274F के अंदर चार्ज बन रहा है, ठीक है? तो अब उस केस में क्या होगा? तो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि 7,000 में से 1,000 हम काट देंगे और 6,000 का ही आपको रिफंड इशू करेंगे। तो उस केस में मुझे 1,000 अलग से जमा करने की जरूरत नहीं। 5,000 होता तो मेरे को 2,000 का रिफंड मिलता, वो जमा करने की जरूरत नहीं। आप बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन बोल रहे हो? जैसे 31 दिसंबर लास्ट डेट होता है, क्लोज हो जाता है, तो 31 दिसंबर तक भी हम ना भरे तो आईटीआर ना भरे तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, फिर भूल जाइए रिफंड। ये अगले साल हम नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा। लोग जनरली रिटर्न क्यों फाइल करते हैं? 31 दिसंबर में आईटीआर का क्लोज हो जाएगा, तो आपको उससे पहले ही अपनी रिटर्न भरनी है, क्लोज करना है सब कुछ। क्लियर बेटा? हाँ, एक्चुअली में क्या होता था, पहले लोग 2-2 साल पुरानी रिटर्न फाइल कर लेते थे और रिफंड क्लेम कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, इतनी पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होगी। आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि लोग लोन लेने के चक्कर में या कहीं कुछ दिखाने के चक्कर में पुरानी रिटर्न कभी भी फाइल कर दो, लेट लतीफ काम कर रहे हैं, उसका नुकसान होता था गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको व्यवस्थित कर दिया कि नहीं, आपको दिसंबर आपकी 31 लास्ट है, आप उससे पहले फाइल करिए। उससे पहले अगर आपने 31 जुलाई मिस करी तो आप चार्जेस जमा करिए। क्लियर हो गया बेटा ये वाला पार्ट? आपको हर किसी को क्लियर हो गया? ये वाला समझ में आ गया बेटा किस तरीके से होता है, एफडी पे कैसे इंटरेस्ट लगा? अब यही एक सीनियर सिटीजन है तो उनको छूट दे दी, उनके लिए 50,000 तक का ब्याज माफ कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं जी सर मेरी तो ब्याज से इनकम है, मेरे को तो सिर्फ ब्याज से इनकम और कोई इनकम ही नहीं है, मैंने तो 50 लाख की एफडी कर रखी है जी, 50 लाख पे आप देते हो मुझे 7%, कितना हुआ? 3.5 लाख। 3.5 लाख टैक्सेबल तो नहीं है ना, 5 लाख तो छूट मिल ही जाएगी ना मुझे। तो आप बैंक में एक फॉर्म जमा कर सकते हो 15H, ठीक है, तो उसमें क्लेम कर दोगे मेरी और कोई इनकम नहीं है तो कृपया आप मेरा टीडीएस ना दे, तो बैंक काटेगा नहीं, आप रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो, बस कर दो। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं हो गई? इसको रब कर दे बेटा, समझ में आ गया बैंक को, बैंक का, गवर्नमेंट का और बिजनेसेस का कैसे आपस में इंटर रिलेशन है और क्यों टीडीएस कट रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? सबको आ गई? कंसंट्रेशन रब कर दूं बेटा? तो हमने बैंक वाले केस में देखा कि 40,000 और 50,000 हमने यहाँ पे एक लिमिट दे दी और उसके हिसाब से टीडीएस काट रहे हैं। अब इसके अलावा और कौन से केस हैं? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक है, अब मान लीजिए सिक्योरिटीज से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो फिर आपका उस पर चला गया, कहाँ पे? शेयर मार्केट्स में, सिक्योरिटीज में। लेकिन इसके अलावा कैसे दे सकते हैं मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए बी एक फर्म है, ठीक है, इसने क्या करा, मिस्टर ए से कुछ पैसा लोन पे लिया। ठीक है, अलग अलग सिनेरियोज ले सकते हैं। सपोज एक इंटरेस्ट रेट लिया उन्होंने 8% पर एनम। ठीक है, मिस्टर ए से पैसा लिया उन्होंने कितना? सपोज करिए 50,000। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख सिनेरियो हो सकते हैं बेटा, 3। ठीक है, लोन लिया ए बी फर्म ने, मिस्टर ए से 8% पर एनम का ब्याज चार्ज करेंगे। कौन चार्ज करेंगे? मिस्टर ए फर्म से। तो उन्होंने 50,000 अगर दिए हैं तो कितना ब्याज बैठेगा? कितना ब्याज बैठेगा? कितना ब्याज बैठेगा? तो इस केस में फर्म कितना पैसा वापस देगी उनको? जब वो इसको वापस देगी मिस्टर ए को, पैसा कितना देगी? पैसा तो उसके पास जमा हो गया ना, वो तो इंटरेस्ट देगी हर साल उसको, तो कितना इंटरेस्ट देगी? इंटरेस्ट कितना देगी? कितना इंटरेस्ट देगी? 4,000। इस केस में कितना पैसा देगी? देखो फर्स्ट केस ये ए बी सी, जगह कम हो गई तो मैं यहां कहता हूं ए बी सी 3 केसेस में। ए में पैसा दिया उसने 4,000, बी केस में पक्का 7,200। थोड़ा प्रेजेंटेशन उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट कि इससे आपका मैचअप हो जाए। अमाउंट पेड करा उसने 4,000, टैक्स नहीं काटा, क्यों? लिमिट दी 5,000 की। ठीक, यहां पे 8,000 पे 800 काट लिया, 16,000 पे 1,600 काट लिया, बैलेंस उसको पे कर दिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? टीडीएस का लॉजिक समझ में आया? आई थिंक हम एक ही को कवर कर पाए, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन सिक्योरिटी, सिर्फ 2 ही को कवर कर पाए। अच्छी तरह से कवर करा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गई बेटा अच्छी तरह बात? अब फर्म पे पहले ही दिन से टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है, इसलिए हमने फर्म का एग्जांपल लिया। अगर मैं इसको इंडिविजुअल लेता, कोई मिस्टर एक्स लेता,
तो मुझे तब लेना पड़ता जब इनके पास 10 नंबर होता और ये टैक्स काटने के लिए लायबल होते, तो ही एक कंसेप्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर मिस्टर एक्स टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है तो फिर वो ये नहीं काटते। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक में चला जाता, तो वो मैं लेके नहीं गया। क्लियर? तो शायद आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है। मेरी क्लासेस को जो रेगुलर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एक टीचर से अपना एक लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, उसकी बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे बैच के बच्चे मेरे ही लेक्चर को समझ पाते हैं, क्योंकि वो रोज मुझे सुनते हैं और देखते हैं, समझते हैं। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप मेरे लेक्चर्स को देखें। हर रोज, हर अल्टरनेट डेज में हम अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लोगों का समझाने का तरीका है, मेरा भी एक अलग तरीका हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन बेटर है, कुछ तो आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको रेगुलर में देखते रहिए मेरी वीडियोस को। अगर कुछ आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि कुछ टॉपिक पे और आपको कुछ चाहिए टीडीएस के अंदर, तो आप वो टॉपिक मुझे वहां पे डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा महीना मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस आपको नेक्स्ट मंथ मिलेंगी, पिछले महीने की इस मंथ मिल रही है। वी हैव टेकन अ बफर की लोगों को वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे रोकते हैं, विराम देते हैं। कल हम बाकी के नीचे के और टॉपिक्स एक एक करके लेंगे, समझेंगे, समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी सीएम क्लासेस को, सीएम प्रैक्टिकल क्लासेस को सक्सेस बनाने में मेरी हेल्प करें। राइट में आपके बेल आइकन है, उसको दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। थैंक यू।